क्या रात होते होते आपको अकेलापन महसूस होने लगता है? भयंकर उदासी सी छाने लगती है, नाउम्मीदी हावी हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है, रात भर नींद नहीं आती, सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो सेहत का ये एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि ये सारे लक्षण नाइट डिप्रेशन के हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि रात होते ही उन्हें एक अजब तरह की उदासी फील होती है, बहुत अकेलापन सा लगता है, और इसे आजकल नाइट डिप्रेशन बोला जा रहा है पॉपुलर टर्म में। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर ये नाइट डिप्रेशन क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और नाइट डिप्रेशन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Tata Tea Agni and Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नाइट डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसा समझा जाता है कि ये डिप्रेशन रात्रि के समय पेशेंट को ज्यादा होता है। इसका नाम ही है नाइट डिप्रेशन। नाइट डिप्रेशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत लोनली है। शाम होते होते उसको एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और रात होते होते पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और उनको बेचैनी और नींद आने में बेहद परेशानी होती है, बड़े इरिटेबल भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट घर में अकेले हैं, उनके साथ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। कई बार वो घर में अकेले भी हैं, लेकिन दोनों ही हालतों में पेशेंट इस डिप्रेशन का सामना करते हैं। नाइट डिप्रेशन के अगर हम रीज़न की बात करते हैं तो इसके कई रीजंस होते हैं। पेशेंट कई बार अपनी सोशल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल अगर नहीं है, बहुत अच्छी वो जॉब में नहीं है, या उनका करियर इशू है, इसके अलावा उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही साथ वो अपने आउटलेट वाले एरिया पे काम बिल्कुल नहीं करते, यानी कि अपनी बात को किसी से कहना, अपनी समस्या पर किसी से बात करना, ये कई बार पेशेंट को परेशान करता है और नाइट डिप्रेशन को वो फेस करते चले जाते हैं। नाइट डिप्रेशन के अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो पेशेंट दिन में ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी रात में नींद नहीं पूरी होती और वो दिन में बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव नहीं होते, वो अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी पेशेंट की बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। फिजिकल हेल्थ में बेसिकली मेनली उनका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास उनको जाना पड़ता है, स्टमक के इश्यूज रहने लगते हैं, इसके बाद उनका बीपी डिस्टर्ब होता है, इसके अलावा इंसोम्निया रहने लगता है, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। डिप्रेशन में, नाइट डिप्रेशन के कई सारे सॉल्यूशंस भी हैं जो पेशेंट इससे निजात पाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहले रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। अगर कई बार उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, जिसको मैरिटल लाइफ कहते हैं, अगर अच्छी ज़िंदगी नहीं है, तो वहाँ पर चीज़ों को समझा जा सकता है और किसी काउंसलर की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा अगर करियर की प्रॉब्लम है और अगर मिड एज है तो पेशेंट थोड़ा चैलेंज में है, क्योंकि वहाँ से करियर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने की समस्या होती है, तो पेशेंट अपने दिमाग को किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं, अपनी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हॉबीज़ हैं, वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट रात में रहते हैं तो उससे उनको टाइम का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसको फॉलो करने में वो मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं। कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेशेंट को इंटरेस्ट है, तो वो उसमें अगर इन्हेंस करते हैं तो ये डिप्रेशन से वो निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो आम डिप्रेशन हो, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो या फिर नाइट डिप्रेशन, इनसे डील किया जा सकता है। बस ज़रूरी है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें और अपनी समस्या के बारे में बात करें। प्रोफेशनल मदद ज़रूर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डिजीज़ यानी बीमारी, डिसऑर्डर और सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है, चलिए जानते हैं डॉक्टर से। डायबिटीज़, डिप्रेशन और डाउन सिंड्रोम, क्या आप जानते हैं ये तीनों क्या हैं? हो सकता है आप कहें कि भाई ये तीनों बीमारियां हैं।
लेकिन नहीं, इनमें से बीमारी सिर्फ डायबिटीज़ है, बाकी दोनों नहीं। डिप्रेशन एक विकार है यानी कि डिसऑर्डर, और जैसे नाम से पता चल रहा है डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है। तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। डिजीज़, डिसऑर्डर और सिंड्रोम में क्या फ़र्क है, ये हमने पूछा डॉक्टर विभू से। डॉक्टर विभू बताते हैं कि किसी डिजीज़ यानी बीमारी के होने का कारण पता होता है, उसके लक्षण भी ख़ास होते हैं, फिर इन ख़ास लक्षणों के आधार पर बीमारी का इलाज किया जाता है। जैसे टीबी, ये एक बीमारी है, यानी टीबी होने की वजह मालूम होती है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके लक्षण भी पता होते हैं, जैसे 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी रहना, खांसी में खून या फिर बलगम आना, बुखार रहना, ख़ास तौर पर शाम को, छाती में दर्द होना, वज़न कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आना, ठंड लगना वगैरह वगैरह। अब क्योंकि बीमारी का कारण और लक्षण पता है तो इलाज करने में आसानी रहती है। अब बात डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर यानी कि विकार, इसके होने की कोई एक ख़ास वजह नहीं होती है। इसके लक्षण भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। कुछ में लक्षण साफ दिखाई देते हैं, कुछ में हल्के होते हैं, तो कुछ में एकदम छिपे हुए। डिसऑर्डर व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और बर्ताव पर असर डालता है। साथ ही ये किसी एक अंग पर असर डालने के बजाय पूरे शरीर के किसी खास काम या सिस्टम पर असर डालता है, जैसे कि डिप्रेशन। इसके होने की कोई एक वजह नहीं होती है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। इसके लक्षण भी सब में अलग अलग होते हैं। जैसे डिप्रेशन से पीड़ित कोई व्यक्ति बहुत दुखी दिखेगा, कोई हर वक्त थका थका महसूस करेगा, कोई बाहर से तो खुश नजर आएगा मगर अंदर से बहुत हताश और निराश होगा। यानी सबके लक्षण अलग हैं। डिसऑर्डर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका इलाज भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अब बात सिंड्रोम की। सिंड्रोम में कई लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, यानी लक्षणों का पूरा एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप एक खास मेडिकल स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर किसी बच्चे का IQ कम है, उसे बोलने में दिक्कत आ रही है, उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पा रहा है, नाक चपटी है, गर्दन छोटी है, जीभ मोटी है और बाहर की ओर है, उंगलियां मोटी हैं, तो ये सारे लक्षण डाउन सिंड्रोम की ओर इशारा करते हैं। डॉक्टर विभू आगे कहते हैं कि किसी सिंड्रोम के होने का कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि ये कई कारणों के मिलने से होता है। इसका इलाज भी इसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। एक और दिलचस्प चीज, सिंड्रोम का नाम उसी के नाम पर रख दिया जाता है जो उसे सबसे पहले लोगों में पहचानता है। जैसे डाउन सिंड्रोम का नाम डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा है, इसी तरह फ्रेगोली सिंड्रोम का नाम इटली के मशहूर स्टेज आर्टिस्ट लियोपोल्डो फ्रेगोली के नाम पर रखा गया है। तो ये है फर्क बीमारी यानी कि डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम में। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। फेफड़ों को मजबूत बनाना है, उनकी सेहत सुधारनी है, तो ये चीजें खाएं पिएं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही पॉल्यूशन और स्मोक का लेवल बढ़ गया है। लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है। ऐसे में अपने फेफड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों को हेल्दी बनाने में खाने पीने की कुछ चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। कौन सी है ये चीज़ें, हमने जाना डॉक्टर मिकी मेहता से। डॉक्टर मिकी कहते हैं कि फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक और ब्रोकली। इनमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन होता है जो फेफड़ों को नुकसान से बचाता है। आपके खाने में खट्टे फल भी होने चाहिए, जैसे संतरा, नींबू और चकोतरा। इनमें विटामिन सी होता है जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता सुधारता है, यानी इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। साथ ही प्रदूषण के कणों की वजह से शरीर में आई जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसे भी घटाता है। इसी तरह आप तरह तरह के बेरीज खा सकते हैं, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फेफड़ों के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और उससे जुड़ी बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए आपको अदरक, लहसुन और हल्दी भी खानी चाहिए। इन तीनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये अंदरूनी सूजन घटाते हैं। साथ ही प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। डॉक्टर मिक्की आगे कहते हैं कि आपकी डाइट में मेवे और बीज भी होने चाहिए, जैसे बादाम, अखरोट और अलसी के बीज। इनमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये दोनों ही फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप सेब भी खा सकते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड नाम का तत्व होता है जो फेफड़ों के काम करने की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही सांस से जुड़े इन्फेक्शंस का रिस्क भी घटाता है। इसी तरह पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। पानी पीने से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में नमी रहती है। ये नाक में मौजूद एक झिल्ली होती है। इस नमी की वजह से ही फेफड़े टॉक्सिन्स यानी गंदगी को शरीर से बहुत ही आसानी से बाहर निकाल पाते हैं। अगर नाक में मौजूद इस झिल्ली में सूखापन आ जाए तो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पानी खूब पीजिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। तारीख 22 नवंबर से 24 नवंबर तक, जगह दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalontop.com पे दिए बैनर पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। शुक्रिया।